डोडो टीवी। एमबीबीएस करने के बाद अविनाश की पहली पोस्टिंग मधुपुर गांव के सरकारी अस्पताल में हुई। जब वो सुबह सुबह गांव पहुंचा तो शहर के मुकाबले गांव का वातावरण उसे बहुत पसंद आया। काफी दिनों बाद गांव में कोई डॉक्टर आया था तो मरीजों की संख्या ज्यादा थी। सारे मरीजों को देख लेने के बाद वहां के चपरासी ने उसे अस्पताल से थोड़ी दूर पर डॉक्टर क्वार्टर्स में पहुंचा दिया। साहब, अगर लाइट चली जाए तो बत्ती जला लियो, मोमबत्ती। दिया नहीं जलाते थे। क्या मतलब? साहब, गांव में कछु ना कछु नियम होते, और जो बड़े बूढ़े कहते ना कि बिना कोई सवाल जवाब के मान लेवे चाहिए। फिर वो क्यों? साहब, हमारी दादी होती, आप क्यों पूछते? तो 2 थप्पड़ मारती। दोनों सुनकर जोर से हंस पड़े। चपरासी उम्र में अविनाश से काफी बड़ा था, लेकिन ओहदे में छोटा। साथ ही इस गांव को लेकर उसका अनुभव अविनाश से कहीं ज्यादा था। आज पहले दिन ही उसने अविनाश को उस गांव के काफी कायदे कानून समझा दिए थे। अच्छा साहब, अब हम चल रहे। हमारी बिटिया इंतजार कर रही होगी घरे। आपको हमारी कुछ जरूरत हो तो हमारे पास फोन है, कॉल कर दियो हमें। हम रात को खाना लेके आएंगे, संगे सारा सामान ले आए तुम्हारे लाने। ठीक है सर? ठीक है। चपरासी के जाने के बाद अविनाश बेड पर लेटा। वो इतना थक गया था कि उसे नींद आ गई। किसी ने दरवाजा खटखटाया। वो उठा और दरवाजा खोला। बाहर बहुत तेज आंधी तूफान आने लगा और बारिश भी होने लगी। अभी तो दिन था, धूप निकली थी, अचानक रात कैसे हो गई? मौसम भी बदल गया। बताओ। फिर उसे याद आया कि किसी ने दरवाजा खटखटाया था। कौन है? कौन है? और अचानक से उसके सामने एक छोटी सी बच्ची आ जाती है। उस अंधेरी रात में भयानक आंधी तूफान के बीच वो देखने में बड़ी डरावनी लगती है। अविनाश डर जाता है और थोड़ा पीछे खिसक जाता है। कौन हो तुम? कहां से आई हो? क्या? ऐसा मौसम, ऊपर से वो डरावनी बच्ची। अविनाश की हालत खराब हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। इस मौसम में तुम घर से अकेले कैसे निकल गई? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मुझे भूख लगी है, तेल दो ना, मुझे पीना है। बेटा, भूख लगती है तो तेल नहीं पीते, बल्कि कुछ खा लेते। हाँ? अविनाश मुड़कर पीछे देखता है। उसके घर में खाने को तो था नहीं। देखो, मेरे घर में अभी कुछ खाने को है नहीं। क्या दूं मैं तुम्हें, बताओ? तेल। बोला ना तुम्हें, भूख लगती है तो खाना खाते हैं, तेल वेल नहीं। अब उस बच्ची को गुस्सा आ जाता है और उसके गुस्सा आते ही इतनी जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है कि अविनाश कांप जाता है। और अब उस बच्ची का रंग रूप बदलने लगता है। उसके बाल घुंघराले हो जाते हैं। वो एक पिशाच जैसी दिखने लगती है। मौसम और उस बच्ची का वेशभूषा अंधेरी रात में इतना भयावह था कि अविनाश डर के मारे चिल्लाना चाहता था, पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। मैंने कहा ना, मुझे सरसों का तेल चाहिए, जो तुम्हारे बैग में रखा है। तुम्हें कैसे पता कि मेरे बैग में सरसों का तेल है? इतना कहकर वो बच्ची पिशाच रूम के अंदर घुस जाती है और उसका बैग खोलकर सारा सामान रूम में फैला देती है और सरसों के तेल की बोतल निकालकर पूरा तेल पी जाती है और बोतल वहीं उसके ऊपर फेंक देती है। और गुस्से में दम दमाती और पैर पटकती हुई वहां से चली जाती है। वो जल्द ही दरवाजा बंद कर देता है। तभी तुरंत फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है।
साहब हमें दरवाजा खोलो। उठकर दरवाजा खोलता है। बाहर का मौसम एकदम अच्छा है। लगता ही नहीं है कि अभी वहां बारिश हुई थी और मौसम खराब हुआ था। वो अंदर अपने रूम में देखता है। उसका रूम भी एकदम साफ सुथरा है। बस सरसों के तेल की खाली बोतल जमीन पर पड़ी होती है। साहब आपने अभी तक कपड़ा नहीं बदले, बच्चे पसीना पसीना काहे हो? मौसम तो ठंड हो है। नींद लग गई थी शायद मुझे। मैंने कोई सपना देखा था क्या? कछु कही का आपने साहब? नहीं। गरम गरम खाना ले आइए, खा दो आप। थोड़ी देर में लाइट चली जाएगी। ये कैंडल हम ले आते ही आपके लाने। थैंक यू सो मच भाई। अच्छा सुनो, ये कहकर वो अपना सारा सपना उसे बताता है। अरे साहब आप सरसों को तेल डाई काहे को थे? अपने घर का पिराया हुआ सरसों का तेल मुझे पसंद है तो माँ ने दे दिया था। आप जो गांव में 10 साल पहले ऐसी घटना घटी थी, हम आपको बताते, रुक जाओ। और वो कहानी सुनाना शुरू करता है। माँ मैं भूखा भूखा हो गई, जल्दी खाना दो ना। माँ मैं भूखा भूखा हो गई, जल्दी खाना दो ना। 4 साल की रूपा बड़े भोलेपन से अपने तोतली आवाज में बार बार यही बोले जा रही थी। अरे पागल करेगी क्या? बना रही हूँ ना, बन जाएगा तब दे दूंगी। अब चुप हो जा। माँ मैं सच में भूखा भूखा हो गई, जल्दी खाना दो ना। तू चुप होती है या थप्पड़ मारूं? माँ मैं सच में भूखा भूखा हो गई, जल्दी खाना दो ना। रसोई की गर्मी से और रूपा के बार बार चिढ़कर रूपा की माँ ने गुस्से में बोल दिया, इतनी भूख लगी है तो ये तेल पी ले, तेल पी ले, तेल पी ले, तेल पी ले। भाई भूखी बच्ची ने साहब माँ के गुस्से में बोले शब्द को सच्ची मान लाई और चूल्हा के बगल में रखो, तेल को डिब्बा उठा के पी लाओ। और वो बच्ची मर गई साहब। तब से जो गांव में तेल इस्तेमाल नहीं हो, सरसों को तेल तो गलती से नहीं। अब डरियो मत, वो बच्ची काऊ को नुकसान नहीं पहुंचा। बस अगर आपके घर में तेल हो तो आके पी लेते। यही के मारे का वो तेल मत रखियो, बता रहे हम। चपरासी की बातें सुनकर अविनाश को उस बच्ची पर तरस आ जाता है। वो उसे मुक्त कराने के बारे में सोचता है। इसी सिलसिले में वो एक बाबा से मिलता है। वो बाबा उसे बताते हैं कि अगर कोई अतृप्त रह जाता है तो उसको मुक्ति तभी मिलती है जब उसकी वो इच्छा पूरी कर दी जाए। वो गांव में उस बच्ची के घर जाता है पर वहां कोई नहीं रहता। आसपास में पूछने पर पता चलता है कि वो लोग दूसरे गांव चले गए हैं। अविनाश जाकर उन्हें ढूंढकर वापस गांव ले आता है। उनको उनके घर में रहने को बोलता है और खुद पास के एक गांव से ढेर सारा तेल लाकर उनके घर में रख देता है। थोड़ी देर बाद बहुत तेज आंधी तूफान के साथ वो बच्ची आ जाती है। मुझे तेल दो ना। मेरी बच्ची। अरे माँ तुम, मुझे भूख लगी है, तेल दो ना, मुझे पीना है। उस दिन मैं तुझे खाना नहीं खिला पाई और तूने तेल पी लिया। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। आजा, आज मैं तुझे अपनी गोद में बिठाकर भरपेट खाना खिलाऊंगी। उसकी बातें सुनकर वो बच्ची भी रोने लगी। उसकी माँ ने अपने हाथों से बना उसे खाना खिलाया। खाना खाकर उस बच्ची को मुक्ति मिल गई। उस बच्ची के माँ बाप और पूरे गांव वालों ने अविनाश को धन्यवाद दिया। उस दिन से उस गांव में फिर से लोगों ने तेल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आधी रात का समय था। अविनाश अपनी कार से लौट रहा था। अविनाश एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। उसने हाल ही में शहर में थोड़ी दूर एक कॉलोनी में घर लिया है जहां आसपास कुछ ही घर हैं। अविनाश को घर पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए वो हाईवे पर तेजी से कार चला रहा था। रास्ते में धुंध होने के कारण अविनाश बहुत कम दूरी तक ही देख पा रहा था। तभी अचानक उसकी कार से कोई टकराया। अविनाश घबरा गया। उसने ब्रेक लगाया और कार फिसलती हुई थोड़ी दूर पर जाकर रुक गई।
अरे नहीं, ये आखिर था क्या जो मेरी कार से टकराया? कहीं वो कोई इंसान तो नहीं? मुझे जाकर देखना होगा। अविनाश डरा हुआ कार से नीचे उतरा और आसपास देखने लगा। अरे यहां तो बहुत अंधेरा है और ऊपर से धुंध, कुछ भी नहीं दिख रहा। जरूर कोई जानवर टकराया होगा। अरे नहीं, बहुत देर हो गई, मुझे ऐसे निकलना चाहिए। अविनाश अपनी कार स्टार्ट करके वहां से चला गया। फिर 4 दिन बाद अविनाश ऑफिस से घर लौटा। रात के कुछ 11 बजे थे। वो अपनी कार पार्क करके घर की तरफ जाने लगा। तभी उसने देखा कि एक पड़ोस के घर में ऊपर के कमरे की खिड़की से एक लड़की उसे घूर रही थी। अविनाश भी उस लड़की को देखकर मुस्कुराया और घर के अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन उस लड़की की नजर अब भी अविनाश के दरवाजे की तरफ थी। रात के 1 बजे थे। अविनाश अपने कमरे में सो रहा था। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। अविनाश उठा और दरवाजे की तरफ गया। उसने दरवाजा खोला तो बाहर एक लड़का खड़ा था। कौन हो तुम? हेलो सर, मेरा नाम धीरज है। मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ। एक्चुअली मेरे घर का लॉक खराब हो गया है, दरवाजा नहीं खुल रहा। क्या आप मुझे कोई टूल्स दे सकते हैं जिससे मैं उसे खोल सकूं, प्लीज सर? अविनाश को धीरज पर शक हुआ। लेकिन वो लड़की तो अंदर है ना? लड़की? कौन लड़की? वही जो ऊपर के कमरे में। मैंने थोड़ी देर पहले उसे देखा था। आप मजाक तो नहीं कर रहे? मेरा घर तो मैंने किराए पर लिया है और अकेले ही रहता हूँ मैं। उस वक्त अविनाश के मन में कई सवाल उठे, लेकिन उसने सब सवालों को नजरअंदाज कर दिया। अच्छा ठीक है, तुम यही रुको, मैं टूल्स लेकर आता हूं। अविनाश टूल्स लेने अंदर गया। जब वो टूल्स लेकर वापस आया तो उसने देखा कि धीरज वहां नहीं था। उसने बाहर निकलकर चारों तरफ देखा पर धीरज कहीं नजर नहीं आया। फिर अविनाश ने धीरज के घर की तरफ देखा। उसका दरवाजा बंद था। अविनाश को लगा कि धीरज अपने घर जा चुका है। अविनाश वापस अपने घर के अंदर जाने ही वाला था कि उसकी नजर ऊपर खिड़की पर गई। अविनाश ने देखा कि वो लड़की अब भी ऊपर कमरे की खिड़की से खड़ी उसे घूर रही है। अविनाश उसे देखकर सहम गया। तभी अचानक उस लड़की ने अविनाश की कार की तरफ इशारा किया और वहां से चली गई। अविनाश सच का पता लगाने धीरज के घर गया। उसके घर का दरवाजा बंद था। अविनाश ने बेल बजाई पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वो वापस जा ही रहा था, तभी कहीं से धीरज वहां आ गया। अविनाश धीरज को वहां देखकर चौंक गया। धीरज, तुम कहां चले गए थे? कोई लड़की तुम्हारे घर पर है, ऊपर वाले कमरे में। आप क्या बोल रहे हैं? अंदर कोई भी नहीं है। मेरा घर तो बाहर से बंद है। ठीक है, तो क्या मैं अंदर आकर देख सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं। धीरज ने टूल्स लिए और दरवाजे को खोला। फिर दोनों अंदर गए। घर में बहुत गंदगी थी। जगह जगह धूल जमी हुई थी और मकड़ी के जाले लटक रहे थे। धीरज, यहाँ इतनी गंदगी क्यों है? ऐसा लग रहा है कि घर काफी दिनों से लॉक था। जी आपने सही कहा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर ही गया था, आज ही लौटा हूँ। अच्छा, क्या अब मैं ऊपर जाके देख सकता हूँ? हाँ, आप देख सकते हैं, वहां कोई भी नहीं है। अविनाश ऊपर के कमरे की तरफ गया। उसने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा एक लड़की बेड पर बैठी हुई थी। अविनाश उसे देखकर घबरा गया। जी, आप है कौन और धीरज के घर पर क्या कर रही हैं? मेरा नाम नताशा है, मैं धीरज की पत्नी हूँ। लेकिन धीरज ने तो कहा कि वो इस घर में अकेले ही रहता है। धीरज ने ये तुमसे कब कहा? अभी थोड़ी देर पहले। वो यहाँ नीचे ही है। तुम झूठ बोल रहे हो। जी, क्या मतलब है आपका? धीरज की 4 दिन पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। वो अब इस दुनिया में नहीं है।
ये सुनकर अविनाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके कदम लड़खड़ाने लगे और वो डरकर नीचे की तरफ भागा। अविनाश जब नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि धीरज वहां नहीं है। फिर अचानक हवाएं चलने लगी। सारे खिड़की दरवाजे अपने आप ही एक दूसरे से टकराने लगे और एक भयानक हंसी पूरे घर में गूंज उठी। अविनाश मौका पाकर बाहर की तरफ भागा। वो अपने घर में जाने ही वाला था कि उसका दरवाजा भी बंद हो गया। फिर अविनाश घबराया हुआ एक सुनसान रास्ते पर निकल गया। वो वहां से जा रहा था। वो एक सिद्ध तांत्रिक बाबा की कुटिया थी वहां, जिनकी शक्तियां और तंत्र विद्या के बारे में अविनाश ने बहुत सुना था। वो भागता हुआ तांत्रिक बाबा के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। फिक्र मत करो बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरे साथ आओ। अविनाश बाबा के साथ वापस धीरज के घर आया। बाबा ने धीरज की आत्मा को आवाज लगाई, कहां है तू? सामने आ। तू इस बालक के पीछे क्यों पड़ा है? सामने आ। बाबा, यहां ऊपर के कमरे में धीरज की पत्नी है। बाबा अविनाश को लेकर ऊपर के कमरे में गए। कमरे में जाते ही उन्होंने देखा कि धीरज की पत्नी भी वहां से गायब है। बाबा, वो लड़की थोड़ी देर पहले यहीं थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। अविनाश, जिसे तूने देखा था वो एक लड़की नहीं, उसकी आत्मा थी। तभी फिर से पूरे घर में भयानक हंसी की आवाज गूंज गई। अचानक धीरज और नताशा की आत्माएं सामने आ गईं। क्यों परेशान कर रहे हो इसे? क्या बिगाड़ा इसने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है? याद है ना 4 दिन पहले क्या हुआ था? मैं अपने घर लौट रहा था, तभी इस अविनाश ने मुझे एक कार से टक्कर मार दी। मैं झाड़ियों में गिर पड़ा और मर गया। मेरी पत्नी इस सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली। हमारी मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। नहीं, मेरा यकीन करो, मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं मारा। ये सब अनजाने में हो गया। बहुत कोहरा था और रात का वक्त था, तुम अचानक से आ गए। हाँ, मैंने कार से उतरकर बहुत ढूंढा, लेकिन धुंध होने के कारण तुम मुझे दिखे नहीं। मैं तो मदद करना ही चाह रहा था, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो भाई। देखो, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, इसमें अविनाश की कोई गलती नहीं है, छोड़ दो इसे। अविनाश ने बहुत माफी मांगी, लेकिन आत्माओं के सिर पर खून सवार था। तभी धीरज ने अविनाश पर हमला कर दिया। वो अपनी शक्ति से अविनाश का गला दबाने लगा। अविनाश हवा में ऊपर उठने लगा, उसका दम घुट रहा था। ये देख तांत्रिक बाबा ने गंगा जल हाथ में लेकर अभिमंत्रित मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। ओम सिम होम क्रीम श्रीम चामुंडाय विजय। ओम सिम होम क्रीम क्रीम चामुंडाय विजय। बाबा को मंत्र पढ़ता देख नताशा की आत्मा गुस्से में आ गई और बाबा को मारने के लिए आगे बढ़ी। तभी बाबा ने वो पवित्र गंगा जल नताशा पर छिड़क दिया। नताशा तड़पने लगी। ये देख धीरज ने अविनाश को छोड़ दिया। तांत्रिक, तूने ठीक नहीं किया। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन हम वापस आएंगे, जरूर आएंगे। याद रखना, खून का बदला खून। दोनों आत्माएं वहां से चली गई। बाबा, लेकिन अगर आप नहीं रहे तो ये आत्माएं मुझे मार देंगी। ये ताबीज पहन लो और परेशान मत हो। इसके रहते वो आत्मा तुम्हें छू भी नहीं सकती। बाबा ने अविनाश को वो ताबीज दिया और वहां से चले गए। अविनाश ने ताबीज पाकर बहुत राहत पाई, मगर उसकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक वैसे ही हुआ। कुछ दिन बाद अविनाश अपनी कार से ऑफिस के लिए निकला। वो बेफिक्र होकर स्पीड में कार ड्राइव कर रहा था। तभी अचानक उसे याद आया कि उसने तो
ताबीज ही नहीं पहना है। अविनाश घबरा गया। तभी उसका ध्यान कार के मिरर पर गया। उसकी कार की पिछली सीट पर धीरज बैठा हुआ था। वो बहुत डर गया। उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की लेकिन ब्रेक नहीं लगा। अविनाश की कार कंट्रोल से बाहर हो गई और सीधा जाकर एक पेड़ से जोर से टकराई। अविनाश की मौत हो गई, वो भी ठीक उसी जगह जहां धीरज की मौत हुई थी। एक दिन सुधीर अपनी पत्नी शांता को लेकर गांव से शहर जा रहा था, लेकिन उनकी गाड़ी बीच में ही खराब हो जाती है। तभी मौसम भी खराब हो जाता है और जोर से बारिश शुरू हो जाती है, जिसके कारण उन्हें देरी हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। यार, इस गाड़ी को भी अभी बंद होना था, ऊपर से ये बारिश। अब इस टाइम गाड़ी ठीक करने के लिए कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। सुनिए जी, बारिश बहुत तेज हो रही है, हमें कहीं रुकना चाहिए। इतनी रात हम कहाँ जा सकते हैं? चारों ओर अंधेरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये कहते हुए सुधीर आसपास नजर घुमाता है। तभी उसे दूर एक घर में रोशनी जलते हुए दिखती है। शांता, वो देखो, वहां एक घर दिख रहा है। हमें वहां जाना चाहिए। अंधेरे में यहां रुकना सुरक्षित नहीं है। शायद हमें वहां कुछ मदद भी मिल सकती है। ठीक है जी, जैसा आपको ठीक लगे। और दोनों उस घर की तरफ चले जाते हैं। वे पास जाकर देखते हैं तो वो एक बड़ा बंगला हो जाता है। सुधीर घर की कुंडी खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई नहीं आता। मुझे लगता है अंदर सब लोग सो रहे होंगे, हमें यहीं बाहर रुकना चाहिए। और तभी बहुत जोर की हवा आती है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। सुधीर शांता को लेकर घर के अंदर जाता है। अंदर बहुत अंधेरा होता है और चारों तरफ बड़े बड़े मकड़ी के जाले और चमगादड़ लटके होते हैं। ऐसे घर को देख शांता कहती है, मुझे ये घर बहुत डरावना लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे सालों से यहाँ किसी परिंदे ने भी पर नहीं मारा हो। नहीं शांता, यहाँ डरने जैसी कोई बात नहीं है और हमें थोड़ी जिंदगी भर यहाँ रहना है। जब सुबह हो जाएगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। वे दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और एक बूढ़ी औरत हाथों में एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर आती है। उसे देखकर दोनों डर जाते हैं। यहाँ मैं रहती हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह घर काफी बड़ा है, इसलिए ऐसा है। मुझे लगता है तुम लोग किसी मुसीबत में फंसे हो, इसलिए यहाँ आए हो। तुम लोग काफी भीग गए हो। जाओ, ऊपर कमरा है, अपने कपड़े बदल लो। और दोनों ऊपर के कमरे में चले जाते हैं। फिर बूढ़ी डायन उन्हें थोड़ी देर में कपड़े लाकर देती है। कपड़े देखकर सुधीर बूढ़ी डायन से पूछता है, आपके पास ये कपड़े कहां से आए? आप तो अकेली रहती हो। यह सब मेरे बहू बेटे के कपड़े हैं। अभी वो यहाँ नहीं रहते हैं। तुम कपड़े बदल लो, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। ये कहकर डायन वहां से चली जाती है। सुनिए जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बूढ़ी डायन हमारे साथ कुछ करेगी तो नहीं ना? नहीं, वो कुछ नहीं करेगी। उसने तो हमारी मदद की है। कुछ डायन अच्छी भी होती हैं। सुधीर और शांता कपड़े बदलकर बेड पर सो जाते हैं। जब सुधीर सुबह जाने के लिए उठता है तो वो शांता का शरीर गर्म देखता है। वो शांता से कहता है, शांता, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम आराम करो, मैं किसी डॉक्टर को लेकर आता हूं। तभी वहां बूढ़ी डायन आ जाती है और कहती है, रुको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर में जड़ी बूटी है, मैं इसे दे दूंगी तो ये ठीक हो जाएगी। नहीं, इसे डॉक्टर के पास ले जाना ही होगा, नहीं तो बुखार और भी बढ़ सकता है। मैंने कहा ना, जड़ी बूटी से बुखार सही हो जाएगा। ये कहकर डायन वहां से चली जाती है और
थोड़ी देर में हाथ में दवाई लेकर आती है और शांता को देती है। इसे ले लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। अम्मा जी, आप बहुत अच्छी हैं। आपने हम पराये लोगों को यहाँ आसरा दिया और हमारी इतनी मदद कर रही हैं। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ तो जरूर बताइए। ठीक है बेटा, जरूर बताऊंगी। और शांता भी आराम करती है। थोड़ी देर बाद शांता का बुखार चला जाता है और दोनों जाने के लिए निकलते हैं। सुधीर शांता से कहता है, तुम्हें जाकर अम्मा जी का शुक्रिया करना चाहिए। और शांता बूढ़ी डायन को देखने पूरे बंगले में घूमती है और उसे एक कमरे में बूढ़ी डायन रोते हुए दिखाई देती है। क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हैं? उसके हाथों में उसके लड़के की तस्वीर होती है। तभी सुधीर भी वहां आ जाता है और उससे कहता है, अम्मा, आपकी परेशानी हमें जरूर बताइए, हम आपकी सहायता करेंगे। यह मेरा बेटा रोशन है। विदेश में पढ़ने के लिए गया था। एक दिन अपनी बीवी के साथ आया और बोला कि मैं अपनी बीवी के साथ विदेश में रहना चाहता हूँ। अब मैं उस देश का नागरिक हूँ। तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें हर महीने पैसे भेजता रहूंगा। कभी कभार यहाँ आया करूंगा। मैं अकेली बूढ़ी उसके सहारे पे थी। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन चला गया। उसने कुछ दिनों तक पैसे भेजे, उसके बाद पैसे भेजने बंद कर दिए। मैं बहुत बीमार हो गई, चल भी नहीं पाती थी। हॉस्पिटल जाने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और चक्कर आने के कारण सीढ़ियों से नीचे गिर गई और मेरी मृत्यु हो गई। तब से इस बंगले में अकेली भटक रही हूँ। उसे मिलने के लिए मैं सालों से ही इंतजार कर रही हूँ, लेकिन अभी तक वो नहीं आया। तुम लोग आए तो मुझे लगा मेरा बेटा ही आया, लेकिन तुम लोग भी जा रहे हो। आप रोइए मत, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। मैं आपके बेटे को यहां लेकर आऊंगा और जब तक वो नहीं आता तब तक हम आपके साथ रहेंगे, आपके बहू बेटे बनकर। और पूरा घर रोशनी से फैल जाता है। दूसरे दिन सुधीर बूढ़ी डायन से कहता है, क्या आपके पास रोशन का फोन नंबर और एड्रेस है? नहीं बेटा, मेरे पास उसका ना फोन नंबर है ना एड्रेस है। वो तो सिर्फ मुझे बैंक में पैसे भेजता था। आप मुझे अपने बैंक का खाता बुक दीजिए, मैं जाकर पता लगाता हूं। बूढ़ी डायन सुधीर को खाता बुक देती है और वहां से सुधीर चला जाता है। सुधीर अपनी गाड़ी चालू करके देखता है तो गाड़ी चालू हो जाती है और वो समझ जाता है कि सब बूढ़ी डायन ने किया है। अपनी गाड़ी को लेकर सुधीर बैंक में जाता है। वहां से उसे डायन के बेटे का एड्रेस और फोन नंबर मिल जाता है। सुधीर फोन लगाकर बूढ़ी डायन के बेटे से कहता है, हेलो, मैं बीजापुर गांव का जमींदार सुधीर बोल रहा हूं। आपका बंगला मुझे खरीदना है। नहीं, मेरा कोई बंगला नहीं है, तुमने शायद कोई गलत नंबर लगाया। नहीं, मैं तुम्हारे बंगले की बात कर रहा हूं, जहां तुम्हारी मां रहती थी। उनके देहांत के बाद वो बंगला खाली पड़ा है। मैं तुम्हें उसके अच्छे पैसे दूंगा। बंगले की बात सुनकर रोशन लालच में आ जाता है और कहता है, अच्छा ठीक है, मैं अगले हफ्ते आऊंगा। वाह वाह वाह, अब तो मैं माला माल होने वाला हूं। यह कहकर सुधीर घर आ जाता है और बूढ़ी डायन से कहता है, मैंने आपके बेटे से बात की है और अगले हफ्ते वो यहां आ रहा है। और अगले हफ्ते रोशन वहां आ जाता है। दरवाजा खुला देखकर रोशन कहता है, कोई है? और बूढ़ी डायन अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वहां सुधीर भी आ जाता है। तुम रोशन हो ना? हाँ, मैं रोशन हूं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सुधीर हूं, मैंने तुम्हें फोन लगाया था। आओ ऊपर चलकर बैठते हैं। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं, इस घर को बेचने के लिए आया हूं।
जल्दी करो, मुझे कल फिर से निकलना है। यह सुनकर बूढ़ी डायन गुस्सा हो जाती है और शांता के शरीर में घुस जाती है। कितना नालायक है तू, एक बार भी नहीं पूछा अपनी माँ जिंदा है क्या मर गई, और उसके पीछे उसका घर बेचकर खाना चाहता है। पैसों के खातिर तुमने जन्म देने वाली माँ को भुला दिया। और डायन उसे 2-4 थप्पड़ मार देती है। मैं यहाँ इतने सालों से तुम्हें मिलने के इंतजार में भटक रही हूँ, तुम कभी माँ का प्यार समझ नहीं पाए। मुझे माफ कर दो माँ, मैं पैसों के पीछे बहुत अंधा हो गया था और उसी के पाने के चक्कर में मैंने तुम्हें खो दिया। मेरे सामने आओ माँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैं इस घर में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और बूढ़ी डायन शांता से बाहर आ जाती है और रोशन को दिखाई देती है, और रोशन अपनी माँ के गले मिलकर बहुत रोता है। बूढ़ी डायन भी अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, सुधीर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दी। अब मेरे जाने का समय हो गया है। बूढ़ी डायन गायब हो जाती है और सुधीर शांता को लेकर वहां से चला जाता है। और कुछ दिनों में रोशन अपने परिवार को लेकर वहां रहने के लिए आ जाता है।